हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का एक बार पुनः अपने यूट्यूब चैनल अभियान बायोलॉजी क्लासेज में। आज हम लोग एक और टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं जिसका नाम है बहुरूपी जीन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं लियोट्रॉपिक जीन। तो लियोट्रॉपिक जीन पर भी इंटर की परीक्षाओं में, बोर्ड एग्ज़ाम्स में शॉर्ट नोट पूछे जाते हैं। 1 या 2 नंबर में पूछा जा सकता है कि बहुरूपी जीन किसे कहते हैं या बहुरूपी जीन के उदाहरण बताइए। तो यहाँ पर देखिए, जो बहुरूपी जीन होते हैं ये एनिमल्स में भी पाए जाते हैं, प्लांट्स में भी पाए जाते हैं और ह्यूमन में भी पाए जाते हैं। तो मतलब कि हर प्राणियों में भी बहुरूपी जीन के पाए जाने की संभावना होती है। तो बहुरूपी जीन कहते किसे हैं कि जब एक ही जीन एक से ज़्यादा लक्षणों का नियंत्रण करती है तो उसी को हम कहते हैं बहुरूपी जीन। जैसे मटर में एक जीन है, यही जीन पौधे की लंबाई के लिए भी जिम्मेदार है, मतलब पौधों की लंबाई का भी नियंत्रण करती है, पुष्पों के रंग का भी नियंत्रण करती है, पुष्पों के रंग का भी नियंत्रण करती है। इसके अलावा यहाँ पर जो पत्तियों की कच्छ में जो रेड स्पॉट्स पाए जाते हैं उसका भी ये रेड स्पॉट, इसका भी ये नियमन और नियंत्रण करती है। तो यहाँ पर जीन एक है, काम इसके 3 हैं। तो इस प्रकार से अब तक जो आप लोगों ने पढ़ा था साधारण तौर पर कि एक जीन एक लक्षण के लिए जिम्मेदार होती थी, मतलब एक ही जीन जो थी वो एक ही कार्य कर सकती थी। लेकिन अब यहाँ पर जो नई रिसर्च के हिसाब से कुछ जीन ऐसी भी पता लगाई गई जो कि एक से ज़्यादा लक्षणों का नियंत्रण कर सकती हैं। तो ऐसी जीन जो एक से ज़्यादा लक्षणों का नियमन और नियंत्रण करती है उसे लियोट्रॉपिक जीन या बहुरूपी जीन कहते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं नोट्स के माध्यम से। अगर आप नोट्स साथ में बना रहे हैं तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि ऐसी जीन जो एक से ज़्यादा लक्षणों का नियंत्रण करे उसे लियोट्रॉपिक जीन कहते हैं। तो वही जो हमने अभी बताया, रफली आपको समझाया कि एक से ज़्यादा लक्षणों का नियंत्रण करने वाली जीन बहुरूपी जीन या लियोट्रॉपिक जीन कहलाती है। यह जीन मल्टीपल फिनोटाइप दर्शाती है। मल्टीपल फिनोटाइप का मतलब है कि एक ही जीन के द्वारा कई दृश्य रूप प्रकट किए जाते हैं। जैसे मटर के पौधे में एक ही जीन बीजों के रंग के लिए भी जिम्मेदार है, पुष्पों के रंग के लिए भी जिम्मेदार है और पत्तियों के कच्छ में लाल धब्बे को प्रभावित करती है। तो जीन एक है, काम यहाँ पर 3 है, बीजों का रंग, पुष्प का रंग और पत्तियों के कच्छ में लाल धब्बे। तो ये जो जीन होगी वो लियोट्रॉपिक होगी क्योंकि एक से ज़्यादा फिनोटाइप ये दिखा रही है। बीज का रंग भी दिखा रही है, पुष्प का रंग भी दिखा रही है और पत्तियों के कच्छ में लाल धब्बे को भी ये प्रभावित करती है। इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल है ड्रासोफिला में अवशेषी पंखों के लिए जो जिम्मेदार जीन होती है वह जीन केवल अवशेषी पंखों का नियंत्रण नहीं करती है, इसके अलावा उनके जननांगों की संरचना, मतलब मेल बनना है कि फीमेल बनना है, पंखों पर सूख, शरीर की लंबाई तथा अंडों के उत्पादन को भी नियंत्रित करती है। तो यहाँ पर देखिए एक ही जीन है ड्रासोफिला मक्खी में जो कि अवशेषी पंखों का नियंत्रण करती है, लेकिन पंखों के नियंत्रण के साथ साथ जननांग की संरचना, पंखों पर सूख, शरीर की लंबाई और अंडों के उत्पादन को भी नियंत्रित कर रही है। तो यहाँ पर भी एक ही जीन एक से ज़्यादा कार्यों का नियंत्रण करती है, इसलिए ये भी लियोट्रॉपिक जीन या बहुरूपी जीन का उदाहरण है। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि क्या मनुष्य में भी कोई जीन लियोट्रॉपिक होती है। तो जी बिल्कुल होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मनुष्य में है वो सिकिल सेल एनीमिया की जीन लियोट्रॉपिक होती है। इसके पहले आपने ये भी पढ़ रखा है कि सिकिल सेल एनीमिया की जीन जो है ये कोडोमिनेंस भी प्रदर्शित करती है। सिकिल सेल एनीमिया की जीन जो है
ये लीथल जीन भी होती है, और सिकिल सेल एनीमिया की जीन आज आप पढ़ रहे हैं कि ये लियोट्रापिक भी होती है। तो सिकिल सेल एनीमिया यहाँ पर देख रहे हैं काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल में है। इसके कई रूप यहाँ पर हमको देखने को मिल रहे हैं। तो मनुष्य में सिकिल सेल एनीमिया की जो जीन है ये लियोट्रापिक होती है। लियोट्रापिक किस एंगल से है? क्योंकि यह तो हीमोलाइटिक एनीमिया का नियंत्रण तो करती ही है, मतलब उसके लक्षण के लिए तो जिम्मेदार ही है। साथ ही साथ एक जो मलेरिया रोग होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम की वजह से, उस मलेरिया रोग से होने वाले लक्षण के लिए भी ये प्रतिरोधी होती है, मतलब उसका भी नियंत्रण करती है। तो यहाँ पर इसके दो रोल हो गए, एक तो हीमोलाइटिक एनीमिया का लक्षण और दूसरा है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के कारण होने वाले मलेरिया का प्रतिरोधीकरण। तो यहाँ पर एक जीन दो काम को अंजाम दे रही है। तो मनुष्य में जो सिकिल सेल एनीमिया की जीन है ये कैसी जीन हो गई? लियोट्रापिक जीन हो गई। तो लियोट्रापिक जीन 3 आपने पढ़ा। पहला प्लांट के केस में आपने मटर का एग्जाम्पल लिया कि बीजों का रंग, पुष्पों का रंग और पत्तियों के कच्च में लाल धब्बे तीनों का नियंत्रण करती है। ड्रासोफिला में आपने क्या पढ़ा कि अवशेषी पंखों के लिए जो जिम्मेदार होती है वो उनकी लंबाई के लिए, अंडों के उत्पादन के लिए, जननांगों की संरचना के लिए, पंखों पर सूख के लिए भी जिम्मेदार होती है। इसी प्रकार से मनुष्य में आपने पढ़ा कि जो सिकिल सेल एनीमिया की जीन होती है वो हीमोलाइटिक एनीमिया के साथ साथ मलेरिया रोग के लिए भी प्रतिरोधी होती है। तो इस तरीके से अगर लियोट्रापिक के एग्जाम्पल पूछे जाते हैं तो आप लियोट्रापिक के एग्जाम्पल आप यहाँ से बता देंगे। अब थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं कि नॉर्मल हीमोग्लोबिन और सिकिल सेल एनीमिया के हीमोग्लोबिन, दोनों के हीमोग्लोबिन श्रृंखला में अंतर कहाँ पर होता है। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जैसे यहाँ पर देखिए HbA, इसका मतलब है कि ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन है, और यहाँ पर लिखा है HbS पेप्टाइड, इसका मतलब है कि ये सिकिल सेल एनीमिया का पेप्टाइड है या जीन है। तो जो नॉर्मल जीन होगी वहाँ पर देखिए पहले तो बाकी सब सेम होते हैं, लेकिन 6वें नंबर पर जो एमिनो एसिड होती है नॉर्मल में ग्लूटामिक एसिड होती है। यहाँ पर देखिए पहले पर वाइलिन है, दूसरे पर हिस्टीन है, तीसरे पर ल्यूसीन है, चौथे पर थ्रियोनिन है, 5वें पर प्रोलिन है, 6वें पर ग्लूटामिक एसिड है। तो नॉर्मल में 6वें नंबर पर ग्लूटामिक एसिड होता है जिसे हम GLU से दिखाते हैं। और वही अगर नॉर्मल हीमोग्लोबिन किसी कारणवश सिकिल सेल एनीमिया की जीन में परिवर्तित होती है तो चेंजिंग कहाँ पे आती है? तो वही जो 6वें नंबर पर वहाँ पर ग्लूटामिक एसिड थी वही ग्लूटामिक एसिड हट जाती है और उसके स्थान पर वाइलिन नामक एमिनो एसिड आकर जुड़ जाती है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर कंपटीशन में पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में कि सिकिल सेल एनीमिया की जो जीन होती है उसकी पेप्टाइड में कौन सा एमिनो एसिड 6वें नंबर पर आकर जुड़ जाता है? तो वाइलिन जुड़ जाता है। तो ऐसे आप इसको भूल जाएंगे। इसको हम एक फार्मूले से याद करते हैं कि जो हमारी इंडियन टीम है, जो भारतीय टीम हमारी थी, तो हमारी भारतीय टीम के 2 खिलाड़ी थे। एक खिलाड़ी जिसका नाम है गौतम गंभीर और दूसरा खिलाड़ी जिसका नाम था वीरेंद्र सहवाग। अब यहाँ पर देखिए अगर हमको याद करना है कि हमको इंडियन टीम में कौन सा खिलाड़ी चाहिए जो सबसे ज़्यादा छक्के मार सके, क्योंकि यहाँ पर देखिए 6वें नंबर की जीन में चेंजिंग है, तो हमें इंडियन टीम में वही खिलाड़ी चाहिए जो सबसे ज़्यादा छक्के मारता हो। तो गौतम गंभीर और सहवाग में सबसे ज़्यादा छक्के कौन मारता था? जाहिर सी बात है वीरेंद्र सहवाग। तो यहाँ पर वीरेंद्र सहवाग मतलब कि जो VAL वाली जीन है ये रिप्लेस कर देगी, हटा देगी किसको? गौतम गंभीर को। तो यहाँ पर जो वाइलिन जीन है ये ग्लूटामिक एसिड को हटा देगी और उसके स्थान पर ये खुद आ जाएगी। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। याद रखने में आसानी होगी क्योंकि क्रिकेट ज़्यादातर बच्चे देखते हैं, उनका शौक़ है, तो इससे ये आसानी से याद रह पाएगा। नहीं तो थोड़ी दिन बाद भूल जाएगा कि आखिर ग्लूटामिक वाइलिन को हटाती थी कि वाइलिन ग्लूटामिक को। तो जान लीजिए यहाँ पर कि वीरेंद्र सहवाग गौतम गंभीर को हटाएगा क्योंकि वीरेंद्र सहवाग छक्के ज़्यादा मारता है। छक्के से आपको याद आएगा कि 6वें नंबर पर हटाता है।
ठीक है, तो उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। काफ़ी छोटा टॉपिक था। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। और आगे से हमारा जो अगला टॉपिक अब चलेगा वो नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन होगा। ये जो अभी हम मौके पर पढ़ रहे थे ये हमारा था एलिलिक जीन इंटरेक्शन। तो एलिलिक जीन इंटरेक्शन में हमने कई चीज़ें पढ़ा। जैसे पहला हमने लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ा, इसके बाद लॉ ऑफ कोडोमिनेंस पढ़ा, इसके बाद हमने लीथल जीन का स्टडी किया, लियोट्रॉपिक जीन का स्टडी किया। और यहाँ पर अब हमारा यहाँ पर एलिलिक जीन इंटरेक्शन समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम लोग नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ज़्यादातर ये टॉपिक बच्चों को समझ में नहीं आता है कि नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन होता क्या है, क्योंकि ये थोड़ी सी जटिल प्रोसेस होती है। फिर भी हम इसको काफ़ी आसान करके आपको समझाएंगे और निश्चित तौर पर आपको ये समझ में आ जाएगा। तो हम वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।